क्या होगा अगर यूपीएससी अब सिर्फ 27 साल तक ही देने को मिले, और वो भी सिर्फ 3 बार। और सोचिए 40 साल के लोग भी सीधे आईएएस बन सके, लेकिन एक अलग रास्ते से। दोस्तों, यही है यूपीएससी 2.0, एक ऐसा बदलाव जो करोड़ों युवाओं के सपनों का एक रास्ता बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2.0 के बारे में, उसकी सुधार की, उसमें क्या सबसे बड़े बदलाव होने वाले या फिर चर्चा में क्यों है, और इससे आप पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। यूपीएससी 2.0 एक ऐसा रिफॉर्म है, सुधार है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तुवरी सुब्बाराम के द्वारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में यानी कि यूपीएससी में जो इस प्रणाली में बदलाव लाने के लिए एक ऐसा सुझाव रखा है, एक प्रस्ताव रखा है उन्होंने कि यूपीएससी में ये सुझाव होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए और अधिक कुशल बनाने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रस्ताव हालांकि मई में दिया गया था उनके द्वारा, अभी तक भी इस पर बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है। अब देखिए उनके अकॉर्डिंग इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है। ये प्रस्ताव जो है सिविल सेवा को अधिक समावेशी बनाने के लिए या फिर तकनीक उन्मुख और विविध पृष्ठभूमि के जो पेशेवर है, मतलब कि जो अलग अलग व्यक्तियों के जो प्रोफेशंस हैं उनके लिए ये खुला बनाने के लिए ये एक उद्देश्य रखा गया। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या रहेंगी, मतलब कि इस यूपीएससी में क्या क्या सुधार की बात रखी गई है। सबसे पहले ऊपरी आयु सीमा और प्रयासों की संख्या में कमी करने की बात कही गई है। अगर हम वर्तमान में देखें तो जो सामान्य उम्मीदवार होते हैं उनकी 21 एज होनी चाहिए और 32 वर्ष तक वे 6 प्रयास कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। सुब्बाराव ने कहा है कि जो ऊपरी आयु सीमा उसको 27 वर्ष तक कम करने के लिए, यानी कि 32 से लेकर 27 तक करने की बात कही है। और जो प्रयास है, जो मतलब कि अटेम्प्ट है, वो 6 की जगह अब 3 अटेम्प्ट देने की बात उन्होंने कही है। इसका उद्देश्य क्या, उन्होंने कहा है कि जो युवा है यानी कि यंग जनरेशन है वो अपने उत्पादक वर्षों की बर्बादी को रोक सकेगा। मतलब कि उनके पास ऐसा हो जाता है कि हमारे पास बहुत लंबा समय है, बहुत साल है, हमारे पास 32 की एज तक हम तैयारी कर सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर उन्हें कम समय दिया जाएगा तो उनके दिमाग में एक ऐसा प्रेशर बनेगा कि वो जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहेंगे। तो वो बार बार प्रयास करने में जो लग जाता है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि संक कॉस्ट पॉलिसी है, यानी कि जो उन्होंने अपना समय इन्वेस्ट किया है और जो संसाधन है उसके कारण वो हार ना मानने की एक मानसिकता उसे मानते हैं। इसके बाद मिड करियर आईएएस में प्रवेश का एक इसकी विशेषता है। सुब्बाराव ने यह कहा है कि 40 से 42 वर्ष की जो आयु के एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन्स होते हैं, जिसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, उन सभी के लिए एक वार्षिक संरचित और प्रतिस्पर्धी टियर 2 की परीक्षा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है कि उनके लिए डायरेक्ट एंट्री होनी चाहिए यूपीएससी में। तो ऐसे प्रस्ताव उनके द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद एक परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की बात कही गई है कि जो सीसैट है यानी कि सिविल सेवा योग्यता परीक्षा जो होती है उसमें जो मतलब प्रश्न होते हैं उनको अधिक वेटेज देना होगा। जो जीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें एआई गवर्नेंस, साइबर जोखिम, पर्यावरण मुद्दे जिसमें आधुनिक विषयों को शामिल करना चाहिए। उसके अलावा इंटरव्यू को अधिक संरचित, पक्षपात मुक्त, मतलब कि ये ना हो कि कैंडिडेट्स के साथ पक्षपात किया जाए, उसके लिए बनाने के लिए व्यवहार आधारित प्रश्नों का उपयोग होना चाहिए। मतलब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो उनके एक्सपीरियंस है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे। इसके बाद एक प्रशासनिक दक्षता और विविधता की बात है। उनका ये मानना है कि जो सुधार है वो प्रशासन में युवा को उत्साह करेगा और अनुभवी पेशेवर का जो संतुलन है उसको बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो सिविल सेवा है यानी कि यूपीएससी जैसी जो एक संस्था है उसमें अधिक समावेशी, उत्तरदायी और आधुनिक चुनौतियों के लिए इनको उपयुक्त किया जा सकता है। अब अगर हम थोड़े इसके इतिहास की बात करें तो यूपीएससी का इतिहास क्या है। 1926 में इसकी स्थापना होती है, जब ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था। उस समय पर इसको भारतीय सिविल सेवा कहा जाता था और 1950 में भारतीय संविधान लागू होता है। उसके बाद यूपीएससी को संवैधानिक निकाय मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाती है और इसको अनुच्छेद 315-323 में उल्लेखित किया जाता है। उसके बाद इस समय पर सिविल सेवा परीक्षा में मुख्य रूप से निबंध है, सामान्य अध्ययन यानी
यानी कि जीएस है, और वैकल्पिक विषयों पर आधारित लिखित एग्जाम होते हैं, और उसके अलावा एक इंटरव्यू जो होता है आखिरी पड़ाव रहता है। इसके बाद 1979 में भी एक सुधार किए गए थे, एक कोठारी समिति आई थी। सिर्फ आज की ही मतलब सुधार पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी इसमें समय समय पर सुधार किए जा रहे हैं। अब देखिए 1970 के दशक में जो यूपीएससी थी वो उसको अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि इसमें कुछ सुधार होने चाहिए, क्योंकि ये मुख्य रूप से शहरी और अंग्रेजी मीडियम के जो उम्मीदवार थे उनके पक्ष में मानी जाती थी कि जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं और जो शहरी लोग हैं सिर्फ वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोठारी समिति 1976 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में इसको गठित किया जाता है, और जो यूपीएससी परीक्षा का ढांचा है उसकी समीक्षा की जाती है। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे कोठारी समिति के द्वारा, अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो सुधार हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत की गई थी, जिसको प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स भी कहा जाता है। 1972 में प्रारंभिक परीक्षा को लागू किया गया था, जिसमें 2 एग्जाम होते हैं, जिसमें जीएस और एक वैकल्पिक विषय होता था। यह मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को छांटने का एक प्रारंभिक चरण किया गया था कि जो उम्मीदवार है उनको छांटा जा सके कि कौन रियल में तैयारी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। इसके बाद MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा उसको बहुविकल्पीय प्रश्न पेश किए गए, जिससे क्या है कि मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हो जाती है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण और गैर अंग्रेजी जो पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं, यानी कि हिंदी मीडियम वाले हम कह सकते हैं या फिर नॉन इंग्लिश मीडियम जो होते हैं, उनके लिए ये मौके बढ़ाना और रटने पर आधारित जो तैयारी होती है उसको कम करना। आप सोचकर देखिए कि यूपीएससी शुरू से ही ये डिमांड नहीं करता कि आप रट्टा लगाकर तैयारी करो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो मतलब कंसेप्ट, जो आपके कंसेप्ट कैसे हैं उसको पहचानने का एक तरीका है। आप ये मत सोचिएगा कि यूपीएससी को रट्टा लगाकर या किताबी कीड़ा बुक वर्म बनकर आप इसको क्रैक कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआत से ही उन्होंने यही कहा कि बस लॉजिकल जो रीजनिंग होती है उसको बढ़ाना होगा, लॉजिक आपके चेक करने का एक ये माध्यम है। उसके बाद 2000 में भी एक समिति बनती है, योगानंद समिति, इसमें भी बदलाव किए जाते हैं। उन्होंने वैकल्पिक विषयों में बदलाव किए थे। जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसमें वैकल्पिक विषयों की जगह उन्होंने उन्होंने कहा कि इसको हटाकर इसमें कुछ इसमें CSET जैसी परीक्षा को लागू करना होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा में भी कुछ बदलाव हुए थे। जो जीएस एग्जाम होता है और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनके पेपर को संतुलित करने पर ध्यान दिया गया था। उसके बाद 2011 में CSET की शुरुआत होती है और दूसरी ARC और जो अन्य सिफारिशें रखी जाती हैं। CSET आप देखिए 2011 से पहले यूपीएससी में CSET नहीं होता था। 2011 में जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाकर CSET को लागू किया गया था। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन GS, जिसमें इतिहास आता है, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण शामिल किए गए। पेपर 2 में CSET होता है, जिसमें योग्यता आधारित पेपर होता है, जिसमें तर्कशीलता यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, डेटा की व्याख्या और जो इंग्लिश समझ है उसको शामिल किया गया, जिसमें आज जो कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, मैथ और रीजनिंग्स आती हैं, तो ये सब इसको CSET पेपर 2 में शामिल किया गया था। इसके बाद 2013 में भी कुछ मुख्य परीक्षा में बदलाव किए जाते हैं, जिसमें जीएस में 4 पेपर किए जाते हैं। इससे पहले एग्जाम 3 होते थे, अब इसको 4 भागों में बांटा गया था। GS1 जिसमें इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज आता है। GS2 शासन, संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। GS3 में इकोनॉमी, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और जो आपदा प्रबंधन होता है। GS4 में अब नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और योग्यता ऐड किया गया था, यानी कि एथिक्स जो एग्जाम है 2013 के बाद इसको ऐड किया गया। इसके अलावा वैकल्पिक विषयों में भी कमी की गई है। पहले 2 वैकल्पिक विषय की बजाय केवल 1 वैकल्पिक विषय चुनने की अनुमति दी गई है। अब देखिए पहले 2 वैकल्पिक यानी कि 2 ऑप्शनल होते थे, अब सिर्फ 1 ऑप्शनल चुनना होता है, जिसके 2 एग्जाम होते हैं। निबंध पेपर का विस्तार किया गया, जो ऐसे राइटिंग होती है उसके लिए भी, जिसमें क्या होता है कि उम्मीदवारों को अलग अलग विषयों पर तर्कपूर्ण लेखन करना होता है। एक लॉजिक के साथ अपने जो विचार होते हैं वो लिखने होते हैं। 2020 के बाद अगर हम बदलावों की बात करें कि 2020 के बाद कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, डिजिटल और आधुनिक विषयों का समावेश किया गया। यूपीएससी में जो पाठ्यक्रम है उसमें डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, जैसे जैसे जो समाज में चेंजेस होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही उन्होंने एग्जाम के पैटर्न में भी चेंजेस कर दिए हैं। ये जो है वैश्विक और नेशनल चुनौतियों के प्रति सिविल सेवाओं को संवेदनशील बनाने के लिए, मतलब कि अगर कोई किसी सिविल सर्वेंट के सामने कोई चुनौती आती तो वो इससे कैसे निपट सकता है, ऐसी चीज़ों को इसलिए ऐड किया गया। ऑनलाइन सुविधा, जो जब कोविड आया था
2020 के बाद महामारी के कारण यूपीएससी ने ऑनलाइन जो अप्लाई यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रक्रिया को डिजिटली बना दिया था। 2025 में ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया गया और इसको अभी आपने देखा ही होगा, एक पोर्टल जो ओपन हुआ है, सिर्फ आप उन्हें क्या करना होता है कि उसमें रजिस्ट्रेशन करना। तो उसके बाद यूपीएससी से लेकर जितने भी एग्ज़ाम आते हैं या कुछ भी आता है, आपकी प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि यूपीएससी ये जो सुधार है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब कि ये सुधार करने की बात तो कही जा रही है लेकिन इसका इफ़ेक्ट काफ़ी देखा जाएगा। सबसे पहले हम उम्मीदवारों की बात करेंगे, जो कैंडिडेट्स होते हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट होगा। एक तो उनके लिए आयु सीमा कम कर दी गई है और ऊपर से प्रयास भी लिमिटेड कर दिए गए, यानी कि जो एज है 32 से कम करके 27 कर दी और जो अटैम्प्ट है 6 से कम करके 3 कर दिए गए। तो उम्मीदवारों को फिर जल्दी तैयारी करनी होगी और ये पूरी तैयारी एक केंद्रित, यानी कि सिर्फ उनका ध्यान यूपीएससी पर ही होगा कि हमें 3 अटैम्प्ट्स में इसको क्रैक करना है। इससे क्या होगा कि बार बार जो प्रयास करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम होगी, लेकिन जो ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं उनके लिए जो मौके वो सीमित हो सकते हैं। हो सकता है किसी को लेट पता चले, वो उसके पास सिर्फ एक अटैम्प्ट बचा हो, वो ना कर पाए, अपनी वो क्षमता कैपेबिलिटी को ना शो कर पाए। उसके बाद कोचिंग पर जो निर्भरता है वो भी कम हो सकती है। इससे क्या होगा कि एआई, साइबर जोखिम और पर्यावरण पर जो जोर दिया जाएगा उस पर क्या होगा कि रटने आधारित जो कोचिंग की भूमिका रहती है। कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं कि नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत कुछ देते हैं कि आप इसको रट लीजिए, यही यूपीएससी में आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी जो भूमिका है, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिकली, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे जिससे आपको एक्सपीरियंस होने चाहिए, प्रैक्टिकली आपने करके देखो, सिर्फ रट्टा नहीं लगाया हो। इसके अलावा मिड कैरियर प्रवेश हो सकता है, यानी कि अब जो बात कही जा रही है कि 40 से 42 की जो वर्ष में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए टियर 2 होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये एक्सपर्ट्स के लिए होगा जिसमें वैज्ञानिक आ सकते हैं, इंजीनियर आ सकते हैं, डॉक्टर आ सकते हैं और सिविल सेवा में प्रवेश करने का उन्हें मौका मिलेगा, जिससे क्या होगा कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, इससे ये कमियां भी रहेंगी कि बच्चों पर प्रेशर भी पड़ सकता है जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दूसरा, ये इसको एक ऐसा भी माना जा सकता है कि जो व्यक्ति पहले से ही अब डॉक्टर है, वैज्ञानिक, इंजीनियर है, अब उसको यूपीएससी में अगर ऐड किया जाएगा तो इसमें जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी सीट कम होने का डर रहता है कि उनका जो रिजर्वेशन है वो कम हो जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक दक्षता पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो युवा का उत्साह या तो बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। जो आईएएस अधिकारियों के साथ अनुभव पेशेवरों का समावेश जो है प्रशासन को अधिक गतिशील बनाएगा, उत्तरदायी बना सकता है। विविधता और विशेषता हो सकती है इसमें। जो मिड कैरियर प्रवेश है उससे प्रशासन में अनुभवी पेशेवर जो उनकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे जो चुनौतियां रहेंगी जिसमें डिजिटल गवर्नेंस, जलवायु परिवर्तन, उनसे निपटने के लिए ये सब अपने सुझाव रख सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक चुनौतियों के लिए अनुकूलन रहेगा। एआई गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण जैसे जो नए विषय उनको शामिल करके जो सिविल सर्विसेज है उनको आधुनिक भारत के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन इससे अब काफ़ी लोगों को खतरा भी है कि हो सकता है कि उनमें मतलब कि उनकी जो सीटें या उनके जो सपने, हो सकता है उन्हें अपने सपनों के रास्ते बदलने पड़े। इससे क्या, अगर ये सुधार किए जाते हैं तो एक बहुत बड़ा हंगामा भी हो सकता है कि अब देखिए 32 की एज से 27 की एज तक किसी को एग्ज़ाम देना है। किसी को मान लीजिए 25 की एज में पता चला, 26 की एज में पता चला, तो अब तो उसके पास सिर्फ 1 ईयर रहेगा। हालांकि यूपीएससी जो है वो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहती है कि इतने साल में आपने तैयारी करनी ही करनी है। ये आपकी समझ पर होता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग पर होता है, आप कितना अच्छे से आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कितने टाइम में। तो अब इसके सामाजिक और वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेंगे। शिक्षा प्रणाली पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। स्कूल, कॉलेज में ये तकनीकी कौशल पर अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि यूपीएससी में ये सब शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक समावेश रहेगा। कुछ जो कम प्रयास किए जाएंगे। आयु सीमा से कुछ वर्गों के लोग, जो खास करके जो रूरल एरिया के लोग होते हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये मौके कम हो सकते हैं। उनके लिए समर्थन तंत्र जिसमें छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग की आवश्यकता होगी। उसके अलावा कोचिंग उद्योग, कोचिंग संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम को नए विषयों पर और प्रश्नों के अनुरूप फिर उन्हें चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जिससे उनकी एकाधिकार स्थिति कम हो सकती है। अब देखिए, इसमें चुनौतियां और जोखिम क्या रहेंगे। कार्यान्वयन में कठिनाइयां आ सकती है इतनी सब चीज़ों को लागू कर देना। आयु सीमा और जो प्रयास है उसमें अचानक कमी कर देने से जो उम्मीदवार है उनमें असंतोष हो सकता है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो सकता है। चरणबद्ध कार्यान्वयन और जागरूकता अभियान की आवश्यकता होगी।
मिड कैरियर एकीकरण, जो अनुभवी पेशेवर है उनको नौकरशाही संस्कृति में ढालने के लिए उन्हें खास ट्रेनिंग की ज़रूरत रहेगी। पक्षपात की आशंका हो सकती है। व्यक्तित्व परीक्षण में सुधार के बावजूद भी, जो इंटरव्यू मतलब कि एक पड़ाव होता है उसमें सुधार होने के बावजूद मिड कैरियर में जो प्रवेश करेंगे उससे क्या होगा कि निष्पक्षता जो है वो सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि अब उनको प्रेफरेंस, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जो पहले से किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। तो इसी तरह इसके काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो कैंडिडेट्स पर पड़ने वाला है, खास करके जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके पास सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स रहेंगे और उसके बाद मतलब कि वो सिर्फ 27 की एज तक एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब ये देखना है कि ये एग्ज़ाम, ये जो मतलब सुधार है, ये UPSC 2.0 इसको लागू किया जाता है या नहीं, मतलब कि ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा नहीं। अगर पारित किया जाता है फिर भी इसके सामने काफ़ी चुनौतियाँ, अगर नहीं किया जाता तो ये तो हम देख ही रहे हैं। मतलब इसके लिए एक अलग से तरीका भी हो सकता है UPSC में प्रवेश करने का, जो हमने अभी देखा कि प्रोफेशनल्स जो पर्सन्स होते हैं जिनका अपना प्रोफेशन है वो डायरेक्ट दूसरे डोर से वो एंट्री कर सकते हैं, उनको सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। उनके लिए मतलब कि Tier 2 की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये था हमारा UPSC 2 को लेकर मतलब कि UPSC 2.0 को लेकर जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी अभी तक वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि UPSC ने कब कब क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या रिफॉर्म्स होते हैं, क्या नहीं होंगे। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।